अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, जिस तारीख का इंतज़ार था वो आज मिल गई और 8 फरवरी बरोज़ जुमेरात आम इंतखाबात होंगे 2024 में। और ये एक यकीनन जो कयास आराइयाँ हो रही थी और जो एक इब्हाम की सूरत हाल बनी हुई थी, कुछ सियासी जमातें कुछ बातें कर रही थी, तो अब एक चीज़ तो तय हो गई कि एक जो बेयकीनी थी वो जो बेयकीनी की सूरत हाल थी वो ख़त्म हो गई। 8 फरवरी की तारीख आ गई। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जाके 11 फरवरी की तारीख दी और उसको फिर उन्होंने कहा कि आप सदर से मशावरत करें और फिर एक कंसेंसस डेट जो है उस पर आए। पहले जो मरहला था उसमें शायद मशावरत नाकाम रही, उसके बाद फिर एक प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। उसमें लिखा गया कि आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में मुअज़्ज़ज़ मेंबरान इलेक्शन कमीशन ने सदर पाकिस्तान से ऐवान सदर में इलेक्शन की तारीख के सिलसिले में मुलाकात की। मुत्तफ़िका तौर पर यह फैसला किया गया कि इलेक्शन मौरखा 8 फरवरी 2024 बरोज़ जुमेरात को मुनक्किद होंगे। नाज़रीन, तमाम सियासी जमातों को अब चाहिए कि कम अज़ कम अब जो है वो जो बेयकीनी, गैर यकीनी और जो इस वक्त हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि अब एक सियासी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ें। यकीनन इलेक्शनरिंग करने का हक होगा हर एक को, एक दूसरे के ऊपर जो है वो बाकायदा इल्ज़ामात या जो भी है लेके आएंगे, लेकिन अब हाई टाइम ये है कि अपने अपनी पार्टी की जो है वो इलेक्शन की तरफ वो तवज्जो दें, अपना अपना मंशूर लेके आए। मंशूर अभी तक सिर्फ IPP ने दिया है, बहुत एम्बिशियस मंशूर। और तो पहले जो कहा जा रहा था कि जी कभी के नहीं होंगे, फलां तारीख को नहीं होंगे, वो भी मामला अब तकरीबन ख़त्म हो गए। और एक और बात के इंतशार और अब तकसीम की सियासत को छोड़ के सिर्फ अपने अपने जो है कंसंट्रेशन करें कि इलेक्शन उन्होंने किस तरह लड़ना है, किस तरह जीतना है। ये एक वक्त की ज़रूरत तो है। नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले 24 अगस्त को सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने सदर के ख़त का जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि सेक्शन 57 और इलेक्शंस एक्ट 2017 में जो है वो 2023 में 26 जून को तरमीम कर दी गई थी और इसके बाद इख्तियार जो है इलेक्शन की तारीख का देने का वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है। और जो लास्ट पैरा था इसका था कि जो इन व्यू ऑफ द अबव द कमीशन इज ऑफ द कंसिडर्ड व्यू दैट पार्टिसिपेशन इन द मीटिंग वुड बी ऑफ स्कैंट कॉन्सिक्वेंस। इसीलिए कहते हैं कि सोशल मीडिया या मीडिया बहुत लीथल चीज़ है, चीज़ें संभाल के रखते हैं, लेकिन आज चले गए। और नाज़रीन, आप प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे जो कि अफ़गानियों का जो इनखला शुरू हुआ है उसको एक कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश की जा रही है, उस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर हमीदुल्लाह जान आफरीदी साहब, सीनियर मेंबर JUIF और साबिक वफाकी वजीर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमीदुल्लाह जान। आबिद ज़ुबैरी साहब, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। ज़ुबैरी साहब, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। शहला रज़ा साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आप तीनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। अयाज सादिक साहब ने जो गुफ्तगू की, मैं ज़रा चाहता हूँ कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का रिएक्शन आया है इस डेट के, जो 11 की डेट आई थी लेकिन रिएक्शन जो है वो तकरीबन वही है। नाज़रीन, थोड़ा सा सवालिया निशान था सदर के हवाले से और वो सेनेटर कामरान मुर्तज़ा JUIF के, उन्होंने क्या फरमाया था ये भी ज़रा सुन लें। मैं आपके तवस्सुत से इस हाउस में यह मुतालबा करता हूं कि सदर साहब, चूंकि उसने आर्टिकल 48 के पर्सन्स में डेट नहीं दी थी, इसलिए अब उनका कोई हक नहीं है कि वो आर्टिकल 44 का फायदा लें और कंटिन्यू करें एज सदर के तौर पे, और उनको जो है स्टेप डाउन हो जाना चाहिए। जी, सेनेटर हमीदुल्लाह जान आफरीदी साहब, क्योंकि सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब का मैंने शॉर्ट सुनवाया है, अब तो इन चीज़ों को भूल जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अब डेट आ गई है, अब तारीख नहीं दी उन्होंने सदर ने, हालांकि सदर ने पूरी कोशिश की, ख़त व कताबत भी होती रही जिसका मैंने हवाला भी दिया। बस मेरे ख्याल से आज की बात ख़त्म हो जाएगी। आज तकरीर तो ज़ाहिर मुतल्लका थी, आज हुआ है, तो वो याद दिलाना चाह रहे थे कि असूलन इखलाकन मॉरली उनको अब स्टेप डाउन कर देना चाहिए। वैसे भी उनका अपना टाइम पूरा हो चुका है, वो बोनस टाइम इनका जा रहा है। तो ये अच्छी बात है कि जो लोगों को शक व शुबात थे, काफ़ी लोग और स्पेशली
पीपल्स पार्टी को भी थोड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे कि शेड्यूल क्यों नहीं आ रहा, तारीख़ क्यों नहीं आ रही है, और स्पेशली पीटीआई के जो दोस्त थे उनको भी ये तहफ़्फ़ुज़ात थे और उनका ये ख्याल था कि शायद इलेक्शन ना हो इस मुल्क में। तो एक क्लैरिटी आई है, अब लोगों को पता चल गया है कि चलें एक डेट अनाउंस हो गई है। सदर साहब के पार्ट पे जो बात थी वो भी आज सुप्रीम कोर्ट ने कंसल्टेशन के लिए कहा और इवेंचुअली दोनों एक तारीख पे एग्री हुए हैं और अभी 8 फरवरी को इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। देर आए दुरुस्त आए। देर आए दुरुस्त। मौलाना फजल रहमान साहब की एक बात मुझे याद आ रही है, मईशत पहले, इंतखाबात फिर, दहशतगर्दी का सामना, मौसम सख्त मौसम सर्दी। देखिए इसमें कोई शक तो नहीं है, उसको पता नहीं किस तासुर में पेश किया जाता रहा मीडिया में। मौसम को अगर आप देखें तो नॉर्थ में स्पेशली केपी के उसमें अगर आप देखें वाकई उसमें इतने बर्फ़ें होती हैं कि कोई निकल नहीं सकता है। पहाड़ी बलूचिस्तान के भी कुछ बलूचिस्तान के भी होंगे, कश्मीर, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वो भी हर एक को पता है। हम अपने इलाकों में अब भी ना खुले फिर सकते हैं, ना कहीं जलसा और कैंपेन कर सकते हैं। तो उन्होंने तो वो चीज़ें हाईलाइट की कि जो मौजूदा वक्त में जो मसाइल दरपेश हैं। मौलाना साहब ने कहीं भी ये नहीं कहा कि हम इलेक्शन लेट चाहते हैं या हम नहीं चाहते हैं कि हम पार्टिसिपेट करें, बल्कि हमेशा GUI का यही मौक़िफ़ रहा है कि हम हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार हैं। जब मुल्क में इलेक्शन मुनक्किद होंगे हम इंशाल्लाह उसका हिस्सा बनेंगे। शैला रज़ा साहिबा, पीपल्स पार्टी जब भी कुछ दिन पहले जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात हुई पंजाब के चीफ मिनिस्टर से, निगरान वज़ीर आला से, तो उन्होंने कहा कि मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात हो जाएंगे। और उसके बाद हम पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों से बात कर रहे थे तो तब भी उनका यह ख्याल था कि अब बाकायदा तारीख आ जानी चाहिए। तारीख आ गई है, अब सिर्फ और सिर्फ बस सियासत की जाए, इलेक्शन में चला जाए। अब मामला जो है, अब भूल जाएं कि जो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात की और वो जो एक फ़िज़ा पैदा हुई हुई है इंतशार की, नफ़रत की, तकसीम की, बस अब अपनी अपनी कैंपेन्स पे तवज्जो दी जाए तो ज़्यादा बेहतर नहीं है? अच्छा, जहाँ तक बात है, जाहिर है कि अब हम चाहेंगे कि जल्दी जल्दी शेड्यूल भी आ जाए। और जो दूसरी बात है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी होंगी जो सीट टू सीट एडजस्टमेंट करेंगी, बहुत सारी के नज़रियात मिल रहे होंगे, लेकिन जिनके आपस में नहीं मिलते उन्हें तो एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ना है ना। सही। तो तकसीम नहीं है, तरीक़ाकार है। और के कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो है इलेक्शन कमीशन जो दे उस पे उसके फॉलो करते हुए सबको इलेक्शन में जाना है और इंशाल्लाह जाएंगे। बिल्कुल सही, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड का एक बड़ा इशू है वो, जिस पे पीपल्स पार्टी के बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बल्कि अगले रोज़ तो मैं IPP के सीनियर रहनुमा मेरे साथ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जो कि अभी नई नई जमात बनी है, उन लोगों की तरफ से भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और शायद एक पार्टी की तरफ टिल्ट है। तो वो अब कंटेस्ट करेंगे आप लोग इलेक्शन कमीशन में जाकर? हाँ, जो भी हमें चीज़ नज़र आएगी, जिस इदारे की तरफ से कहाँ से सहूलत मिल रही है किसी को, कहाँ से क्या हो रहा है, उस पर तो बात करनी चाहिए ना। अगर ये नहीं हुआ तो फिर बात क्या रह जाएगा इलेक्शन में जाने को। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ एक ही पार्टी को है तो फिर क्यों इलेक्शन में जाए। चलें, वो अभी तक तहफ़्फ़ुज़ात हैं और आप मतलब जिस तरह चीज़ें आती, तारीख आना एक अलग बात है, शेड्यूल आना दूसरी बात है। इलेक्शन में क्या हो रहा है, किस तरह से किसको फैसिलिटेट किए जा रहे हैं, सारे अलग अलग टॉपिक हैं। प्री पोल रिगिंग अब कहनी चाहिए उससे। अच्छा, प्री पोल रिगिंग जो भी है वो शुरू हो चुकी हुई है। आप ज़ुबैरी साहब, यकीनन मामला बहुत सारे अभी चलेंगे, अभी इलेक्शन कमीशन में पिटीशंस भी जानी हैं हल्का बंदियों के हवाले से। हमीदुल्लाह जान आफरीदी जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनके भी बहुत संगीन मसाइल हैं, पीपल्स पार्टी के लोगों के भी इश्यूज़ हैं। अगले रोज़ मैं सुन रहा था यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी कुछ पिटीशंस लेकर आए हुए हैं। वो मामला तो अब चलेंगे, लेकिन अब वो चल रहे हैं, ऑलरेडी हियरिंग हो रही है, ऑलरेडी फर्स्ट से शुरू हो गई, फर्स्ट से शुरू हो चुकी हुई है। अब मामला शायद अदालतों में भी, सुप्रीम कोर्ट तक भी चले जाएंगे। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लोग लेकर कोशिश तो करेंगे कि जो भी उनके ग्रीवेंसेस हैं उनको मतलब हल हो जाए उनके। लेकिन अब जो है, अब बैठ गई मिट्टी जो उड़ रही थी, जो धूल थी, वो अब
सेटल हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये पटिशन जो सबसे पहले फ़ाइल की थी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने फ़ाइल की थी कि इलेक्शन 90 दिन में हुई। ये हमने फ़ाइल की है पटिशन जिसका नंबर 32 है ऑफ 2023 जो आज टेकअप हुई, और वो उसमें 16 अगस्त को हमने फ़ाइल की थी कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। खैर वो लगी नहीं, वो हो गई, कुछ दिन पहले लगी। आप देखें तो उसके अंदर फिर एक ऑर्डर हुआ 23/10 का, उन्होंने कहा कि आप बाकी चीज़ें छोड़ दें। हमने सब ने मुत्तफ़िक़ के तौर पे किया कि जी तारीख़ पता लग जाए कि इलेक्शन कब हो रहे हैं, क्योंकि 90 दिन में हो नहीं सकते थे इलेक्शन। लेकिन जो बात है कि देखिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल हद को तोड़ दिया गया है, और आई होप कि ये इस तरह का जो फाइनल कल ऑर्डर हो इसमें, या जो होगा ऑर्डर तो आज हो गया, तारीख उनको कल इन्फॉर्म करना है कोर्ट को कि तारीख क्या होनी है, लेकिन ये कोई प्रेसिडेंट ना सेट हो जाए कि जी हर दफ़ा वो तारीख उसमें 90 दिन से वो जो मैंडेटरी पीरियड है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, ये हल्का बंदियों की वजह से उसमें आज यही बात हुई। पॉलिटिकल पार्टी मौजूद थी, उनके यही कहा कि आपने तो खुद CCI में अप्रूव किया है हल्का बंदियों को, सेंसस को जिसके ऊपर गया, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने आके कहा कि जी हमने उसमें तारीख पहले दिसंबर दी थी, आपको याद होगा कि जी हम डिलिमिटेशन को मुकम्मल कर लेंगे 30 नवंबर तक, और 5 को हम उसका प्रोग्राम फाइनल वो दे देंगे उसका। फिर उसके बाद उन्होंने कहा उसके बाद सेक्शन 57(2) के तहत हम प्रोग्राम कर देंगे, और वो प्रोग्राम के 54 दिन होते हैं, उसके अंदर वो जाके 29 जनवरी को होगा। फिर उनके वकील ने वहाँ कहा कि जी हम संडे को कराना चाहते हैं, पहला संडे 4 आता है, हम चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को, और टाइम 11। फिर उस पर बात हुई कि नहीं आप जाएँ सदर के पास, और क्योंकि हमसे यही सवाल किए जा रहे थे, आज कोर्ट ने हमसे ये सवाल किया कि किसको तारीख देनी है। हमारे हिसाब से सदर को तारीख देनी थी। सदर ने उनको लिखा, आप देखिए जो ख़त अभी आपने रेफ़र किया उसके अंदर सदर के ख़त की वो है कि उन्होंने उनको बुलाया, आओ मुझसे उन्होंने लिख दिया कि जी हाँ आपका तो कोई रोल ही नहीं है, हम नहीं आएंगे, स्कैंड कॉन्सिक्वेंसेज होंगे इस मीटिंग के। लेकिन अभी इस डिबेट पे नहीं वोट नहीं गई, क्योंकि देखें हर पूरा मुल्क, हम लोग सब चाहते थे कि एक तारीख आ जाए, ताकि क्योंकि बातें जैसे आपने फरमाया, बातें ये हो रही थी कि इस मुल्क में इलेक्शन ही नहीं होंगे, तारीख नहीं होगी। लेकिन अब 8 तारीख दे दी, कोर्ट उसको इंश्योर करेगी कल कि जी 8 को इलेक्शन हर हाल में हो जाए। पर लेवल प्लेइंग फील्ड वगैरह वो तो अलग बात है, वो नहीं होगी तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपना उसमें रोल प्ले करेंगे अगर पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हम समझते हैं कि 90 डे का पीरियड कभी नहीं ब्रीच होना चाहिए। आज एक कोर्ट के इंटरवेंशन से सुप्रीम कोर्ट बार की पटिशन पे आज, लेकिन वो तो ब्रीच होना शुरू हुए जब केपी और पंजाब की हुकूमत के बाद 90 दिन। लेकिन वहां कोर्ट ने आज ये बात उठी तो कोर्ट ने कहा कि जिसने कभी किसी ने कंटेम्प्ट मूव की कि किसी जिन लोगों ने उसको तोड़ा वो नहीं की गई। फिर दूसरी बात है कंटेम्प्ट जो होती है कोर्ट जिस आदमी ने हुक्म उदूली की होती है उसका मामला होता है, कोर्ट खुद भी ले सकती थी, वो नहीं लिया गया। लेकिन किसी जो पटिशनर्स थे केसों के, उन्होंने किसी ने कंटेम्प्ट नहीं मूव की कि जी ऑर्डर आपका वायलेट हो गया। सही, बिल्कुल वो तो था। हमीदुल्लाह जान आफरीदी, मामला यकीनन अब कम से कम आप अवाम को कोई होप तो देंगे ना कि आप लोग क्या मंशूर लेके आ रहे हैं। मुल्क अवाम परेशान है महंगाई से, मौशी सूरत हाल ठीक नहीं है, फिर आपकी पार्टी तो दहशत गर्दी के निशाने पर भी है, आलमी तौर पर पाकिस्तान के बहुत सारे मामलात हैं, मुल्क की सिक्योरिटी, मतलब बहुत सारे इश्यूज हैं। लेकिन अब अवाम के सामने रोड मैप लेकर जाने का वक्त आ गया, बस अब छोड़ दें बाकी चीज़ें। देखें, आपने वो IPP का कहा कि वाहिद पार्टी है जिन्होंने अभी पीछे अपने मंशूर का बताया, बाकियों ने, तो ये तो कल की जनी हुई पार्टी है। ये बाकी पार्टियां पुरानी पार्टियां हैं। आपका कहने का मतलब है कि उन्होंने मंशूर पहले बना लिया था, पार्टी बाद में बनी है, इसलिए उन्होंने मंशूर पहले मतलब बाकी पार्टियों के मैनिफेस्टोस लोगों को पता है, उनके मंशूर उनको पता है, उनके नजरिए उनको पता है। तो अब PPP, PMLN, JUI, जमात इस्लामी, ANP, ये पुरानी पार्टियां, इनके मंशूर लोगों को पता भी है। और अभी मजीद जब हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं तो हम बताएंगे भी। ये हकीकत है जिस तरह आपने कहा कि क्या आगे बनेगा मुल्क की जो माशी हालत है, लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन है, तो ये तो पहले से ही अज्यूम किया गया है कि आने वाली हुकूमत के लिए बेहद मुश्किलात होंगी। ये ऐसा नहीं है कि मतलब फूलों की सेज नहीं होगी जो हुकूमत आएगी, बिल्कुल नहीं है, और मुश्किलात है। लेकिन इलेक्टेड गवर्नमेंट किसी भी मुल्क में जितनी भी लंगड़ी लुल्ली हो बहुत बेहतर है, बजाय ये कि मार्शल लॉज हो या इन्फोर्स गवर्नमेंट्स हो या इंटरम सेटअप्स हो, तो बेहतर ही होगी जो भी आएगा इक़्तिदार में। और एक फेयर इलेक्शन से, और 2018 का एपिसोड अगर ना रिपीट किया गया जिसने इस मुल्क को इस ध्याने पे खड़ा कर दिया है, और बाद में रियलाइज़ कर दिया खुद काफ़ी लोगों ने कि क्यों हुआ ये और कैसे हुआ,
तो यकीन है कि उससे सबक सीख लिया होगा और अब मज़ीद लोगों की राय का एहतराम होगा। उनको छोड़ना चाहिए कि वो अपने के लिए किन को मुंतखब करते हैं, किस नज़रिए को और किस मंशूर के लोगों को करते हैं। 10 नवंबर लेकिन हमें डर और खौफ ये है कि इलेक्शन कमीशन बहुत अरसे से लोगों की नज़रों में था और लोग बता रहे थे कि पता नहीं ये अपने आप को कोई बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर बॉडी समझ रहा है और अपने आप पे ही लगे हुए हैं, कर रहे हैं। अभी जो डिलिमिटेशंस हुई हैं पाकिस्तान की, आप यकीन करें कि ये दुनिया की तारीख में पहले हमने इस किस्म की कोई डिलिमिटेशंस नहीं दिखी थी। इनका जो अपना एक्ट कहता है कि पटवार सर्कल या सेंसस सर्कल किसी कीमत ब्रेक नहीं हो सकता है, अभी इस दफ़ा इन्होंने सेंसस सर्कल ब्रेक करके पिक एंड चूज के गांव जमा करके उसको एक हल्के बनाए हुए और उन्होंने किए हैं। अफसोस हमें इस बात पे हुआ, कल हमारे खैबर की लगी हुई थी पटिशन, बहुत से लोग पटिशनर थे, उसमें बातें हुई। अफसोस हमें इस बात पे हुआ कि इलेक्शन कमीशन की लीगल टीम वो उसको डिफेंड कर रही थी और जस्टिफाई कर रही थी, जबकि एक्ट बड़ा क्लियर है। एक्ट बड़ा क्लियर है, जो उसके प्रिंसिपल्स है इलेक्शन एक्ट के, और जो एक्ट खुद है कि जो कहता है कि सेंसस ब्लॉक पटवार सर्कल आप ब्रेक नहीं कर सकते, उसको ब्रेक करके वो जस्टिफाई कर रहे थे कोर्ट के सामने कि नहीं जी ये तो हमने इसलिए किया, ये तो हमने उसलिए किया। फिर 5 से बैर भाई ज्यादा उनको पता होगा, लॉ से वाबस्ता है, 5 और 10 की वेरिएशन का एक्ट ने उनको गुंजाइश दी हुई है। 15% वेरिएशंस आ रही हैं पॉपुलेशंस में। एक हल्का 4 लाख पे बना हुआ है, दूसरा हल्का 10 लाख पे बना हुआ है। समझ नहीं आ रही है लोगों को कि आखिर हो क्या रहा है। अब मसला यह है कि अब इलेक्शन का अभी जब शेड्यूल आ जाएगा, अभी ये सुन रहे हैं, अब ये सुनेंगे 1 महीने तक, जब शेड्यूल अनाउंस होगा उसके बाद फिर आप अदालत भी इस पे मेरे ख्याल से नहीं जा सकते हैं जब तक फिर इलेक्शन नहीं हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद तो आपके हाथ बांध लिए जाते हैं, उसके बाद आप जाएं, मतलब एक दफा जब इलेक्शन हो जाए। और ये यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जिन्होंने इंतखाबात में जाना है, अगर उनके साथ ये इसको भी आप क्या प्री पोल रिगिंग या लेवल प्लेइंग फील्ड को डिस्टर्ब करने का इस स्टेज पे तो मैं नहीं कह सकता कुछ, विद पैसेज ऑफ टाइम पता चल जाएगा, क्योंकि हमने कोर्ट के सामने उनका एक्ट, उनका लॉ रख दिया है। अगर इसके बावजूद वो ये करते हैं तो प्री पोल रिगिंग फिर और किस चीज को कहते हैं, चलें, फेवरेटिज्म फिर और किस चीज को कहता है कि वो अपने एक्ट को, अपने लॉ, अपने कानून को ना माने और उसके बावजूद ऐसा काम करे। तो मेरे ख्याल से हम तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और हम गुजारिश करेंगे कि ऐसे लोगों को इबरत बनाया जाए ताकि आइंदा पाकिस्तान में इलेक्शनों में कोई रिगिंग ना कर सके। अच्छा शैला रजा साहिबा, अब यकीनन अब शायद आने वाले दिनों में यही लग रहा है कि क्योंकि हम सुन रहे हैं सिंध में भी कुछ हल्के इस तरह शिफ्ट हुए हैं, फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब और उनके साहबजादों के हलकों में भी कुछ रद्दोबदल आ रही है, और जिस तरह भी आपने सुना सेनेटर हमीदुल्लाह जान आफरीदी ये भी पिटीशन लेकर गए हुए हैं। अब ये सारी चीजें चलें, ये तो इनका तो केपी में शायद इतना, दूसरी पार्टी PMLN का इतना असर रसूख नहीं है, लेकिन बहुत सारे जो पंजाब के हलके हैं या दीगर हलके हैं वहां पे ये इस तरह का तासुर मिल रहा है कि किसी पार्टी को बेनिफिट मिल रहा है इन हल्का बंदियों से। देखिए, जो लोग अपने हलकों के निशानदेही करते हैं किसी भी खराबी की, वो वहाँ पे रह रहे हैं और वो अपने हलके को समझ रहे होते हैं। अब अगर किसी के बने बनाए हलके को जो है किसी और के सेटिस्फेक्शन के लिए उठा के कहीं का कहीं छोड़ दिया जाए तो इस पे बड़े मसाइल आते हैं, और हम इस तरह के मसाइल को देखते रहते हैं। अभी हमारे यहाँ भी काफ़ी जो है वो दरख्वास्तें लगी हैं, और एक तो ये बड़ा मसला है कि हर एक को इस्लामाबाद जाना है, उसके लिए लोकल लेवल पर ही सुनना जाना चाहिए, और बड़े मसाइल हैं बहरहाल। सही, यानी कि आप चाहती हैं कि लोकल लेवल पे जो प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन ऑफिस है कराची में, तो वहाँ पे ये एड्रेस होने चाहिए इश्यूज।
और हर एक को अब इस्लामाबाद आना पड़ रहा है, जिस तरह सेनेटर हमीदुल्लाह जान अफरीदी भी अपनी तारीखें भुगतने इतना किराया है जहाज का, जहाज रोज मिल नहीं रहे हैं, तो ये बड़े मसाइल हैं, बड़े मसाइल हैं। और जो इलेक्शन लड़ रहे होते हैं उन बेचारों के पास तो पैसे भी कम होते हैं। सही, जरूरी नहीं है कि पैसे की बात हो, लेकिन पैसा सही जगह इस्तेमाल हो जाए तो सही है, वही ना जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप अपनी कॉर्नर मीटिंग्स में पैसा खर्च करें या जहाज के किरायों में लगाएं कि जी कराची से इस्लामाबाद भागें। हो सकता है, ये फ्लाइट रोज नहीं मिल रही हैं, बड़े मसले, बड़े मसाइल हैं। मुझे कहा जा रहा है ब्रेक के बाद आबिद ज़ुबैरी साहब से भी जरा थोड़ा सा हम लीगल इनपुट लेंगे कि ये अगर इतने गंभीर मसाइल हैं तो इनको तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि बहुत ही क्लीन तरीके से एड्रेस कर दे तमाम इश्यूज को, ताकि कोई सवालात ना बचें। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। आबिद ज़ुबैरी साहब, अब तमाम जो मामलात हैं अब इलेक्शन कमीशन में चले जाएंगे, मतलब जिस तरह चले गए हैं, हेयरिंग्स शुरू हो गई हैं, आपके पास भी शायद कुछ क्लाइंट्स आए हों, पॉलिटिशियंस। ये कितना संगीन इशू हो सकता है? क्योंकि जिस तरह हमीदुल्लाह जान आफरीदी भी कह रहे हैं और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो पटिशन्स लेके अब आ रहे हैं इस्लामाबाद। एक तो ये सबसे बड़ा मसला ये है कि उनको आना भी इस्लामाबाद ही पड़ रहा है, वो एक अलहदा इशू है। और हम समझते हैं सियासतदानों के पास इतना पैसा नहीं होता। आम लोग भी करते हैं, हल्के वाले लोग, आम लोग भी करते अच्छा, आम लोग भी पटिशन कि मेरा वोट इधर से निकाल के उधर क्यों नहीं, वो अपने हल्के की बात करता है कि मैं यहाँ का वोटर हूँ, तो क्यों से आती है इस हल्के के साथ ये। सही, तो आम आदमी भी पटिशन्स करता है, आम आदमी भी करता है। ज़ुबैरी साहब, देखिए, डिलिमिटेशन एक, मैं तो समझता हूँ कि एक रिक्वायरमेंट है, लेकिन जैसे अभी अफरीदी साहब ने फरमाया कि अगर इस तरह की वो हल्का बंदियाँ हुई और पटवार सर्कल और सेंसस सर्कल में इस तरह की बेज़ाब्तगियाँ हैं, तो नेचुरली अभी हेयरिंग हो रही है कि लेट्स सी डिसीजंस क्या आते हैं कि उनके वो मानते हैं उस बात को, नहीं बनना तो ये चैलेंज करेंगे पटिशन्स में, वो फ़ौरन होती हैं, उसमें हेयरिंग भी जल्दी हो जाती है नेचुरली, क्योंकि 5 तारीख तक इनको फाइनल इलेक्शन शेड्यूल देना है, कि उन्होंने आज कोर्ट के अंदर का है, 8 तारीख उन्होंने दे दी है, तो उसको नेचुरली उनको, अच्छा ये अब 5 दिसंबर तक उन्होंने कोर्ट में आज का 30 नवंबर नहीं 30 नवंबर, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है कि बाकायदा वो जो है वो उन्होंने नोटिफिकेशन आया था, पहले 14 दिसंबर का था, उसको बदल के उन्होंने 30 नवंबर का, 30 नवंबर तक मुकम्मल करेंगे उन्होंने कहा उसको, लेकिन उसको कोर्ट में जो तारीख उन्होंने दी है कि हम उसको पब्लिश कर देंगे 5 दिसंबर तक, ठीक है ना, ये उन्होंने, फिर 54 डेज से उन्होंने कहा 29 जनवरी तक वो हो जाएगा। इलेक्शन कहते हैं संडे को, हम दोनों संडेज को कराना चाहते हैं 4-11, अब आप कह रहे हैं कि आपसे जुमेरात को सदर से कोई डेट तय हो गई, मुझे नहीं मालूम उसकी क्या वजूहात हुई, कल वो बताएंगे कोर्ट में आके कि किस तरह से मुशावरत हुई और सदर साहब। वैसे मुझे आज फिर वो एक चीज याद आ रही है हमीदुल्लाह जान, वो जायचा, वो जंतरी, वो सितारों का हिसाब के दिन कौन सा अच्छा है, जुमेरात अच्छा है, तारीख जुमेरात तो सदर साहब ने पसंद, मुझे समझ नहीं आया कि अगर 4 को नहीं 11 तो 8 3 दिन कम करने से क्या फर्क पड़ता है, 90 दिन तो ब्रीच हो चुके हैं, वाकई बड़ा मुझे समझ नहीं आया कि 8 क्यों, मुझे नहीं, वो कल हो सकता है बताएं आके कोर्ट में, जब ये कोर्ट में लगा हम भी वहाँ होंगे, देख पता लगेगा इंशाल्लाह कि क्या वजह हुई है कि 3 दिन कम करके, मैंने किसी की वो बात हुई कि जी मेरी सदर की बात मानी गई, या इन्होंने, क्योंकि इन्होंने तो आज हतमी कह दिया था कि जी हम 11 को कराएंगे, 4 संडे और फिर 11 संडे हम टाइम देना चाहते हैं, ये ऑर्डर में भी लिखा हुआ है, इसलिए हम 11 प्रपोज कर रहे हैं, तो 3 दिन कम क्यों हुआ ये तो होगा, लेकिन शुक्र है कि एक तारीख तो आ गई, तो ये यहाँ क्या आ रही है, ये हो रही थी कि वो इलेक्शन होंगे ही नहीं। ये वैसे आपको क्या लगता है कि डेट किसने दी होगी? तब मेरे हिसाब से डेट सदर साहब को देनी चाहिए थी, आज कोर्ट के उस पे वो लोग गए, ये 8 तारीख फिर सदर साहब, ये कल पता लगेगा सर, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली क्योंकि उनकी 11 थी, सदर साहब क्योंकि बहुत ज्यादा इन चीजों का ख्याल रखते हैं। नहीं देखिए, उन्होंने तो 11 कहा था, हिसाब वगैरह निकाला होगा, जो पहली मुशावरत नहीं हुई, मुबारक रात है, लेकिन देखिए इसलिए क्योंकि अगर इन्होंने तो 11 तारीख दे दी, अगर 8 है तो मोस्ट प्रॉब्ली ये सदर ने सजेस्ट की होगी, लेकिन आफ्टर ऑल स्कैंट कॉन्सिक्वेंसेस के बाद भी उनको जाना पड़ा कोर्ट में, ये भी बात हुई कि खटखटाएं जाके शायद वो मिल लेंगे आपसे। नहीं, मेरे ख्याल से सुना है सदर साहब 4 कह रहे थे, ये 11 कह रहे थे, तो उन्होंने दरमियान में ना उधर की ना इधर, तो बीच में कर लो। सही। हमीदुल्लाह जान, अब यकीनन ये तो मामलात हैं, अब
एक बात हो रही है कि जी कम से कम मिनिमम एक चीज पर तमाम सियासी जमातें मानकर बैठ जाएं और वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लें कि जो भी हुकूमत बनाए आने वाले दिनों में, लेकिन जो बेहतर चीजें शुरू हो चुकी हुई हैं उसमें तब्दीली नहीं लाई जाएगी। और ये ज्यादा मतलब जो है जो SIFC के तहत जो प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं ताकि एक कंसिस्टेंसी नजर आना शुरू हो जाए, तो इस पर अब काम शुरू हो जाएगा। और दूसरा, मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात का कोई शेड्यूल आया मियां नवाज शरीफ साहब का? देखिए, ये तो बदकिस्मती है हमारी कि हमारे मुल्क में जो भी पॉलिटिकल पार्टी इन पार होती है और कोई मुल्क के मफाद का प्रोजेक्ट भी शुरू करती है तो आने वाली गवर्नमेंट रोक देती है या उसकी फंडिंग बंद कर देती है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, शुरू से ही नहीं होना चाहिए था। अब भी हम ये समझते हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट जो मुल्क की मफाद में, चाहे जिसका भी इनिशिएटिव हो, उसको रोकना नहीं चाहिए, उसको तो फैसिलिटेट करना चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली फ़ायदा मुल्क का है। मुल्क अच्छा होगा तो हम अच्छे होंगे, मुल्क तकलीफ़ में होगा तो ज़ाहिर है अवाम भी तकलीफ़ में होंगे। तो हम वी आर फॉर दिस, और इंशाल्लाह हम JUI हमेशा सपोर्ट करेगी ऐसे प्रोजेक्ट्स को, चाहे बेशक PTI के दौर के हों या जिस गवर्नमेंट के दौर के भी हों और मुल्की मफाद में हो, हम सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। जहाँ तक मीटिंग की आप बात कर रहे हैं, तो अभी तो इलेक्शन होने वाले हैं, सारे पॉलिटिशियंस चाहे जिस पार्टी के भी हो आपस में मिलेंगे भी, सीट एडजस्टमेंट से भी पर भी बातें होंगी, और वक्तन फ़वक्तन सारे आपस में, जाहिर है अभी इसके बाद हमीदुल्लाह जान आफरीदी, आज डेट तो आ गई है, हमीदुल्लाह जान आफरीदी KP प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन लड़ेंगे या नेशनल असेंबली का? ये तो देखें पार्टी की मर्जी है, कहाँ हमें लड़ाते हैं। टिकट दे दिया तो इलेक्शन लड़ लेंगे, नहीं दिया तो पार्टी की खिदमत करेंगे, तो लिहाजा ये तो पार्टी का एक तरीका है। इलेक्शन लड़के भी कर सकते हैं। हाँ, इलेक्शन लड़कर भी कर सकते हैं। अगर पार्टी समझती है कि हमें देना चाहिए टिकट और हमसे लड़वाना, तो वो उनकी मर्जी है, दिया तो लड़ लेंगे, नहीं दिया तो इंतजार करेंगे। वैसे मैं नहीं चाहता कि आपके दुश्मन ज्यादा बन जाएं। वैसे हमारे पास और भी इतलात हैं कि अगर आप KP में प्रोविंशियल इलेक्शन जीतते हैं तो फिर आपको क्या मिलेगा उस पर हम नहीं जाना चाहते। शैला रजा साहिबा, जरदारी साहब की स्टेटमेंट आई कि जो हमारे जियाले हैं उन्होंने हमेशा किरदार अदा किया है और अब भी करेंगे, और लेकिन पंजाब में पहले कोई आज से 6-7 महीने पहले, 5-6 महीने पहले तक बड़े एक्टिव नजर आ रहे थे कि जी साउथ पंजाब बिल्कुल ग्रिप में है। फिर 9 मई का सानिया होता है और फिर जहांगीर खान तरीन साहब एक पार्टी बना देते हैं, और फिर उसमें अभी तक तो खैर PTI के डिसिडेंसी जा रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि साउथ पंजाब में अब उस तरह का शायद होल्ड पीपल्स पार्टी का नहीं रहेगा और ज्यादा बैंक पीपल्स पार्टी साउथ पंजाब पे कर रही थी। अच्छा, देखिए, पता नहीं लोग कभी कभी कैसे तबसरा करते हैं कि पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध में महदूद रह गई। हालांकि भुट्टो साहब की शहादत के बाद जो कुछ पीपल्स पार्टी के जालों के साथ हुआ, जिसमें कोड़े और जेल और फांसियां हैं, जो किसी और पार्टी के साथ नहीं हुआ, उसके बावजूद हमारी रिप्रेजेंटेशन इतनी CO रही है। लेकिन आप डेकेड देख लें पूरा, इसमें नून लीग नहीं है हमारे सूबे में, या ANP भी जो है एक डेकेड हो रहा है उसमें नहीं है हमारे सूबे में, JUI नहीं है। हम कहीं ना कहीं हर सूबे में थोड़े बहुत हो जाते हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को लाएं। हम अब ये तो नहीं कह सकते कि भाई जो लोग कहीं से छोड़ रहे हैं हमारे साथ बिठा दिया जाए। हम चाहते हैं लोग हमारे नज़रिए को समझें और फिर आएँ, वरना तो पीपल्स पार्टी से जो जाता है वैसे वो गुम हो जाता है, या ये कि वो क्या कहूँ, आगे कहना नहीं चाहिए। लेकिन हम ये समझते हैं कि हमारी एक नज़रियाती सियासत है और आवाम उसे पसंद करते हैं। अब जिनको नहीं समझ में आता फिर वो अपने प्रोजेक्ट लेकर आते हैं। शैला रजा साहिबा, बलूचिस्तान में लग रहा था कि बहुत जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जिसको बाप पार्टी कहा गया, वो उसके बहुत से लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने का तकरीबन फैसला भी कर चुके हुए थे, लेकिन चंद दिनों में एकदम कुछ चीज़ें चेंज हो गई। तो ये PMLN में चले गए लोग। आपको पता है कि हमारे मुल्क में किस तरह से सियासत हो रही है। ज़ियाउल हक ने जब से जो है पार्टी सिस्टम ख़त्म किया था, उसके बाद से बरादरी का भी सिस्टम चल गया है और बहुत सारी चीज़ें, नज़रियाती सियासत जो है वो
बहुत ही चंद पार्टीज़ के पास है। तो हमारी तो दुआ है कि एक नज़रियाती पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो बरकरार रहे, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम को इसी तरह कमज़ोर किया जाता है कि इलेक्टेबल्स जो हैं वो मजबूत किए जाएं और इनको इधर और उधर बिठाया जाए। नतीजा आप देख चुके हैं। नतीजा हम बिल्कुल देख चुके हैं। आबिद ज़ुबैरी साहब, अब यकीनन हालात जो हैं वो बढ़ेंगे बेहतरी की तरफ, उम्मीद तो यही है और अल्लाह करे। ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड का जो इशू है एज एन पॉलिटिकल एनालिस्ट, कि आपको ये बहुत कोई संगीन इशू लगता है, या ये बस वो ये जो एक रेटोरिक होता है हर इलेक्शन से पहले? बड़ा सीरियस इशू है और 9 मई के बाद तो बहुत ज़्यादा हो गया है। अब देखते हैं ना, सबके सामने अब होता है कि हर पार्टी को वही अपॉर्चुनिटी, जैसे अफरीद साहब कह रहे थे और जैसे मैडम शैला रज़ा कह रही थी कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाए। कोई प्री पोल रिगिंग की जो बात हुई है, मैं टोटली एग्री करता हूँ हमारे पैनलिस्ट से कि जी प्री पोल रिगिंग पर से ही पता लग जाएगा कि किसका बायस किस तरफ है, इलेक्शन कमीशन का किस तरह इलेक्शन कराना, इलेक्शन कमीशन तारीख के बाद इलेक्शन कमीशन कराने फ्री फेयर। कार्ड्स तो सियासी जमातें खेलेंगी, लेकिन जिस तरह अभी बात हुई कि नहीं, कमीशन ही का तो टिल्ट नहीं है ना। टिल्ट वो यही कह रही है, वो जो ये कह रही थी कि इलेक्शन कमीशन अपना रोल नहीं प्ले कर रहा। देखिए पंजाब और उसमें आपने देखे और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी इलेक्शन नहीं कराए गए, तो आइन को मुस्तकिल तोड़ते हुए आ रहे हैं। फिर तोड़ दिया अभी इसी डिबेट में, खत का जवाब ये दिया। अगर उस वक्त मुलाकात हो जाती, हो सकता है उस वक्त 54 डे का पीरियड भी था और डिलिमिटेड बात करते, हो सकता है सदर उनसे एग्री कर लेते। नहीं, उन्होंने भी 90 डेज क्रॉस करके दिया था और उन्होंने भी बड़ी कंट्रोवर्सी की थी कि सारे वुज़राए, शायद कोई नवंबर की तारीख दी थी इलेक्शन कमीशन ने। पीपल्स पार्टी का ये क्लेम है, जो सीसीआई के इजलास में जो बैठे थे, जहां से वो डिजिटल सेंसस को नोटिफाई किया था, उस इजलास की बात कर रही है शैला साहिबा? नहीं, मैं सदर साहब के ख़त की बात कर रही हूँ, जिसको बड़ा चर्चा करके सीना फुलाया जा रहा है। वो खुद एक कंट्रोवर्सी थी कि चारों प्रोविंस के जो है वज़ीर क़ानून जो है वो इलेक्शन कमीशन को वो बातचीत कर लें और फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। तो जहाँ तक बात है, देखें, इंसान को सोच समझ के करनी चाहिए बात। पंजाब असेंबली जिस वक्त डिज़ोल्व हुई है, 4th क्वार्टर चल रहा था। आप जो हैं, अगर एक तो पहले ही खसारे का बजट होता है, अगर रकम भी थी तो उसकी री अप्रोप्रिएशन जो है वो असेंबली करती है, असेंबली थी नहीं। तो वरना हमने तो एक्सरसाइज की थी कि सही शैला रज़ा साहिबा, मैं चाहूंगा, क्योंकि सिकंदर सुल्तान राया साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि शेड्यूल जारी होने के बाद लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले को देखेंगे और सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। तो ये तो खुशाइन स्टेटमेंट है। देखिए, मैंने कहा है कि सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने तो केयर टेकर सेटअप पे भी लेटर लिखा। उन्होंने इस्लामाबाद के भी आईजी और डीसी पे बात की, इसके अलावा लोगों पे बात की। कुछ और जगह से भी जो है वो सहूलत हो रही है। नहीं, वो तो जब इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्री फेयर इलेक्शन कराने की, अगर वो गारंटी कर रहे हैं तो वो फिर बाकी इदारे तो पीछे रह जाते हैं ना। चलें, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन बिल्कुल सही है। इदारों की तरफ आप बात समझ चुके हैं कि अगर बाकी इदारे जो हैं वो मुजरिम को मुलजिम की तरह डील करें और बहुत सारी चीज़ों को इस तरह से लेके चलें जो सिर्फ इन्हीं के लिए नज़ीर मिलती हो। जैसे बिल्कुल ये है पीएमएलएन के हवाले, पीएमएलएन तो हम सही, तो हम तो सबको देखना पड़ेगा। सही, पीएमएलएन के हवाले से ज़्यादातर जमातों के ये तहफ़्फ़ुज़ात थे। हालांकि मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई, लेकिन है कि जी देखें, जब वो मियां नवाज शरीफ साहब जो उस वक़्त तक जो हैं वो मुजरिम थे और कॉन्विक्ट थे, और उनको फिर प्रोटोकॉल दे के जिस तरह से रुखसत किया गया लंदन से और फिर यहाँ पे इस्लामाबाद, तो ये लेकिन आप इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर की स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं कि मतलब शेड्यूल जारी होने के बाद लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले पर सीरियसली देखा जाएगा और इंश्योर किया जाएगा कि तमाम जमातों को लेवल। अफसोस की बात है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये कहना पड़ रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड, दैट मीन्स कोई इशू है जो ये सीनियर पॉलिटिशियंस जो आपके साथ बैठे हैं वो ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, कि उनका तो काम है, उनको ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, उनको तो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना चाहिए।
उनको जो चीज़ें हो रही हैं उनको नज़र नहीं आ रहा, जो प्रोविंसेस में केयर टेकर सेटअप में चीज़ें हो रही हैं उनको ये नज़र नहीं आ रहा कि किस तरह से हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट देना ही एक मकसद है कि इसमें कोई इशू है। सवाल करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर से तो उन्होंने उस सवाल शेड्यूल के बाद क्या मतलब, पहले ही से करें। अभी जो काम शुरू है इसका मतलब है ये खुद ये हैंडल डिलिमिटेशन में भी तो जब डिलिमिटेशन अपनी मर्जी की जिस तरह ये हो रहा है, अगर ये इनका तरीकेकार हो तो फिर शेड्यूल अनाउंस के बाद क्या लेवल फील्ड देनी है उन्होंने, वो तो कर गए फिर जो करना, वो तो लॉ की रिक्वायरमेंट है, आइन की रिक्वायरमेंट है, वो कहने की क्या जरूरत है कि जी लेवल पे दैट मींस वो एस्टैब्लिश तो अभी तक एज सच कोई भी नहीं कर पा रहा ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। एक डिलिमिटेशंस के हवाले से मैं समझता हूं मैडम शैला रजा ने बिल्कुल पॉइंट आउट किया कि किस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी को फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो आप इनसे, ये सीनियर पॉलिटिशियंस बैठे, इन्होंने इलेक्शन लड़ना है, मुझे आपने तो नहीं लड़ना ना सर, ये आपके सामने बैठ के इस फोरम पे कह रहे हैं, आप तो उनसे पूछ। ये मैंने तो कहा है कि अभी हम असेस करेंगे कि जब एक्ट की खिलाफवर्जी पर भी अगर वो आंखें बंद करें और वो कहें कि नहीं ये ठीक हुआ है, तो फिर तो हम 100% समझेंगे कि जी ये किसी को फेवर कर रहे हैं। लेट्स से हो सकता है कि अच्छा चलें, लेट्स नैरो डाउन टू हमीदुल्लाह जान आफरीदीज कॉन्स्टिट्यूएंसी जी, वहां पे क्या किस किस्म की किसको फेवर दे सकते हैं वो? सर देखें, वहां पे ये बेहतर समझते हैं जुबैरी भाई कि आप पटवार सर्कल और सेंसस सर्कल को ब्रेक नहीं कर सकते हैं। इन्होंने पिक एंड चूज किया है। पटवार सर्कल तो वहां नहीं है, सेंसस सर्कल है, वहां से इन्होंने एरियाज उठा के दिए हैं। बाकी फिर एक्ट में प्रिंसिपल्स हैं, उससे हमीदुल्लाह जान को नुकसान हुआ। मतलब ये देखिए, अब इन्होंने, इनके नुमाइंदे मालूम तो है कि कौन किधर से खड़ा हो रहा है, ये तो मालूम है कि नून का कौन है, पीपल्स पार्टी का कौन है। के जो लोकल इलेक्शन कमीशन के जो वहां पे जो केपी में पेशावर में बैठे हुए हैं, उनकी इनपुट तो ली होगी ना उन्होंने इसके? सर यही तो बदकिस्मती है ना कि ना लोकल के इनपुट लिए हैं। यू विल बी शॉक्ड टू नो, हमारे हल्के का नक्शा जो दिखाया इलेक्शन कमीशन ने कल हमें प्रिलिमिनरी डिलिमिटेशन का, उसमें पेशावर डिस्ट्रिक्ट के गांव जमा किए हुए हैं हमारे खैबर में। इज दैट पॉसिबल? मतलब ये इलेक्शन कमीशन का वक़्त है और ये उनकी स्ट्रेंथ है कि नक्शे तक तो आपकी ठीक नहीं है, पता नहीं कहां से उठा के आपने डाल दिए हैं, और आप फिर ये क्लेम करते हैं कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे लोगों को। इस नक्शों पे क्या ये जरूरी नहीं बनता था कि वो इलेक्शन कमीशन में जिन लोगों ने ये हरकत की है उनकी नौकरियों को खतरा होना चाहिए था? मतलब और फिर आराम से बैठ के आप सुन रहे हैं, अच्छा ये भी ठीक कर दें, अच्छा चले ये भी ठीक नहीं। वो तो मुझे ये फील हुआ, मे बी आई एम रॉन्ग, अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, मुझे ये फील हुआ कि ये इंटेंशनली ऐसा किसी को फेवर दिया जा रहा है, मिल रहा है ऑब्वियसली। मतलब सिर्फ केपी में या लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री? देखे ना, पूरे मुल्क में होगा, जाहिर है। वैसे क्या तुक बनती है कि आप एक्ट और रूल की भी वायोलेशन करें। अब ये JUIF आयशा शैला रजा साहिबा, माजरत से शैला रजा साहिबा, अब ये JUIF के सेनेटर साहब हमें फरमा रहे हैं कि जी बाकायदा फेवर दिया जा रहा है, और PDM के सरबराह थे मौलाना फजलुर रहमान साहब, और आप लोग तो PDM का हिस्सा नहीं थे, तो वहां पे भी अगर ये, अब तो बाकायदा फिर आप PMLN से भी ये क्वेश्चन करेंगे कि आप फेवर ले रहे हैं या नहीं, उनसे तो नहीं बनता। मैं फिर ये कह रहा हूं कि ये मेरे डाउट्स हैं, अल्लाह करे ऐसा ना हो। चल, अभी जब डिसीजन आएगा, हमने लॉ के मुताबिक चीजें सामने रख दी हैं, डिसीजन पे हमें पता चलेगा कि ये इनकी गलती थी या ये इंटेंशनली ऐसा हो रहा था। जी शैला रजा साहिबा, देखिए, अब जो पार्टी फैसिलिटेट हो रही है ये उसको समझना चाहिए। उल्टी खड़े हो जाएं, सीधे खड़े हो जाएं, पार्लियामेंट हांगी होगी, फिर वो क्या करेंगे? सैयद खुर्शीद शाह साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी कि किसी की बैसाखी पे नहीं, अब बिल्कुल अपने जोर पे आए तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, किसी भी पार्टी को फ़ायदा नहीं मतलब होगा अगर इसी तरह बनेगा। आबिद ज़ुबैरी साहब, अब डज सेटल डेट आ गई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं कि जी शेड्यूल आ जाएगा, उसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड भी इंश्योर कर देंगे। हालांकि जिस तरह भी हमीदुल्लाह ने कहा कि ये कहने की भी ज़रूरत नहीं थी, और अभी से जो पिछले, जब से हुकूमत गई है, जब से केयर टेकर सेटअप आए हैं, तब से ये चीज़ें इंश्योर होना शुरू हो जानी चाहिए थी। क्योंकि करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, केयर टेकर सेटअप जब बन जाता है तो इलेक्शन कमीशन ऑटोमेटिकली
मतलब एक्टिव हो जाता है तमाम चीजों को इंश्योर करने के लिए, इंश्योर करे कि कोई ऐसे काम ना करें जिस पे इलेक्शन पे असर पड़े। इलेक्शन पे वो 90 डेज में इलेक्शन होना होता है, शेड्यूल भी उसी नहीं, तो अगर 90 डेज में नहीं हो रहे तो फिर इलेक्शन कमीशन नहीं कुछ करेगा, नजर नहीं जैसे डालेगा। अपॉइंटमेंट्स होते हैं, ट्रांसफर्स होते हैं, अब जैसे कुछ मिनिस्टर्स बन गए हैं, उनका किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक है, वो मिनिस्टर्स अभी सिटिंग मिनिस्टर्स हैं, ये सब चीज़ें इनको नज़र आनी चाहिए थी, उन पर ऑब्जेक्शन आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो इससे ही पता लग रहा है कि वो उनका क्या रोल रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। हमीदुल्लाह जान आफरीदी, अब यकीनन अपनी अपनी गेम है, सारे मामला खुद लेकर चलने हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ समझाएं कि ये जो पीडीएम था, ये अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पीपल्स पार्टी तो सदर आसिफ अली जरदारी ने कल कह दिया था कि हमने तो बनवाया वज़ीर आज़म लेकिन वो परफॉर्म ना कर सके, तो वो मतलब बरीउ ज़िम्मा हो गए कि अगर डिलीवर नहीं कर सके। आप भी मानते हैं कि डिलीवर नहीं कर सके? नहीं, ये जो अभी 16 महीने की जी इसी की, हाँ जी, देखें सारी तमाम 13 पॉलिटिकल पार्टीज जो थी उन सब की कंट्रीब्यूशन थी उसमें। ये कोई ऐसी बात तो नहीं है कि किसी एक पार्टी ने उसको बनाया हो, सबकी कंट्रीब्यूशन थी। लेकिन ये भी हकीकत है कि 3.5 साल का गंद आप 16 महीने में साफ भी नहीं कर सकते हैं। जो आपके IMF के मुआहदे थे, आपने जो ओनर नहीं किए, आपके जो रुके, आपकी किस्तें रुकी, जो मुश्किलात सामने पेश आई, वो तो लोग उस तरफ नहीं देखते हैं। और ये 16 महीने पर सारा फोकस होता है कि जी इन्होंने तेल कहाँ से कहाँ पहुँचाया और खुर्दनोश कहाँ से कहाँ पहुँचाया। तो जिम्मेदारी जहाँ आती है उनको भी जिम्मेदार ठहराना चाहिए। अब 16 महीने में आप मुझे बताएं, बर्बादी तो आप बेतहाशा कर सकते हैं 16 महीने में, लेकिन सदर आसिफ अली जरदारी साहब फिर क्यों कह रहे हैं कि जो तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं कर सके? मियां ये तो वो बेहतर खुद बता सकते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी सही इस हुकूमत की अहम पार्टी थी, अहम वजारतें थी। बेहतर ये होता कि ये बात उस वक्त सामने आती जब वो इक़्तिदार में थे। आज इक़्तिदार के बाद शायद वो ठीक भी कह रहे हों, लेकिन वो वक़्त उस बात का वो वजन नहीं रहता जो उस वक्त इक़्तिदार में था। शैला रज़ा साहिबा क्या कहती हैं कि अब जो है वो नहीं करनी चाहिए ऐसी बातें, बस अपनी अपनी अब जंग लड़ें इलेक्शन के मैदान में जाकर। अब ये इल्ज़ामात के जी नहीं, हम यकीनन उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने बिलावल साहब की तारीफ़ की थी कि बड़ा अच्छा परफॉर्म किया बतौर वज़ीर ख़ारजा, तो लेकिन अब ये कहना कि जी प्राइम मिनिस्टर परफॉर्म नहीं कर सके, सही काम नहीं कर सके, ये कुछ मुनासिब है? देखिए, अगर उनके अपने भाई, उनकी पार्टी के सरबराह ये कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत नहीं थी, तो फिर हमें पूछना होगा ना। और ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि मैच फिक्स्ड था, तो फिर ये 16 महीने का, ये 16 महीने का जी। तो सदर ने तो कहा कि उन्होंने बनवाया मियां नवाज शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम। आसिफ अली जरदारी ने ये कहा कि उन्होंने बनवाया। देखिए, सीधी सीधी बात है कि एक पार्टी है और वो अक्सरियत में है और डेमोक्रेटिकली उसका राइट है जो जिसके नंबर जिसके पास ज़्यादा हैं। और क्या ऐसा नहीं है कि उसमें नवाज शरीफ साहब का विजन शामिल नहीं था कि किस तरह से प्राइम मिनिस्टरशिप रन करेगी, क्या होगा? नहीं तो फिर अगर खड़े कर दिए। शैला रज़ा साहिबा, जिस तरह आपने कहा कि PMLN बेहतरीन सिफारतकारी हुई, हमने कहा कि बेहतरीन सिफारतकारी हुई, मुल्क की क्रेडिबिलिटी चैलेंज हो रही थी, उसको संभाला गया। और मैं मानती हूँ कि जो हालात थे, जो आज IMF आ रही है, अपने जायज़ा लेगी, सब कुछ करेगी, तो अगर ये 16 महीने पटरी पर ना लाया जाता तो ना होता। लेकिन आप नवाज शरीफ साहब अगर ये कह दें कि ये हमारी हुकूमत नहीं थी, मेरा ताल्लुक नहीं है, और फिर जरदारी साहब भी बड़े कन्वीनियंटली कह दें कि जी नहीं, ये हमारी हुकूमत नहीं थी, बस हमने मतलब एक अरेंजमेंट था, पूरा किया। वो तो मान रही है कि बिल्कुल एक हम तो मान रहे हैं। जी सॉरी शैला रज़ा साहब, आपने क्या कहा? मैंने ये बिल्कुल कहा जो आपने सुना कि बहुत ज़्यादा तारीफ की गई, फेटअप के मामला थे इंटरनेशनली, वो अपनी जगह। लेकिन अब ये जो कह रहे हैं कि जी जो आवाम परेशान हुई है उसमें पीपल्स पार्टी कहती है हमारा हिस्सा नहीं था।
अब देखिए, आवाम को परेशान होना था, लेकिन अगर ये बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो फिर बात यही है ना कि इस वक्त की भी इकॉनमी आपके पास, मिनिस्टर आपका था, बहुत सारी चीज़ें आपकी थी, तो आप एकदम से बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। अगर कुछ आवाम शिकायत करे तो आपको उसका जवाब देना है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो हम ज़रा जायज़ा लेंगे अफ़गान जो महाजरीन जो गैर मुल्की, गैर इल्लीगल जो थे, उनकी वापसी को एक बाकायदा कोशिश के तहत कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जा रही है, उस पर नज़र डालेंगे। और वक्त हुआ अभी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। एक बाकायदा एक कैंपेन चलाने की कोशिश की जा रही है। जो गैर मुल्की, जो इल्लीगल, गैर कानूनी है, उनको जब पाकिस्तान ने फैसला किया कि इनको पाकिस्तान से निकाला जाए, उनका इनखला शुरू हुआ और बड़े एक तरीके, ऑर्गेनाइज तरीके से ये चल रहा था। लेकिन अफ़गान जो हमारे बहन भाई हैं, उनके जो गैर कानूनी थे, उनको जब वापस भेजा जा रहा है तो उस तमाम प्रोसेस को सैबोताज करने के लिए एक अजीब किस्म की कैंपेन्स चलाने की कोशिश की जा रही हैं कि जी ज्यादतियां की जा रही हैं। हालांकि जो होल्डिंग सेंटर्स बने हैं, या जिस तरह उनको वॉलंटरीली उनको कहा गया, उनको बाकायदा तमाम पॉइंट से जहां से उनको वापस भेजा जा रहा था, उनको फैसिलिटेट भी किया जा रहा था। इस पर ज़रा जानने की कोशिश करेंगे। और हमने रिक्वेस्ट की कि हमीदुल्लाह जान आफरीदी, क्योंकि इनका ताल्लुक KP से है और ये बहुत अरसा इन्होंने मेहमान नवाजी की है अपने अफ़गान बहन भाइयों की। हमीदुल्लाह जान आफरीदी, एक तो ये कि ये देखें, हमने यकीनन अभी भी हमारे जो केयर टेकर वज़ीर दाखिला हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे हर दिल अजीज़ हैं, हमारे अफ़गानी बहन भाई जो भी हैं, वो अगर इल्लीगल तरीके से यहाँ पे हैं तो उनको जाना पड़ेगा। वो जाएं और फिर कानूनी डॉक्यूमेंट से आएँ, कारोबार करना चाहते हैं, तिजारत करना चाहते हैं, अपने अजीज़ व अकारब से मिलना चाहते हैं, या जो भी है। देखें ज़बीर, ये तो हर मुल्क का एक कानून होता है, एक तरीका होता है, इसमें कोई शक नहीं है कि गैर मुल्की, चाहे जिस मुल्क का भी हो, चाहे जिस मुल्क का भी हो, हम पता नहीं अफगानियों पे क्यों फोकस कर रहे हैं। उनके तादाद सिर्फ ज़्यादा है। चाहे जिस मुल्क का भी हो और इलीगल हो तो उसको जाना चाहिए और उसको वीज़ा लेके आना चाहिए। मुल्क में आने पे कोई पाबंदी नहीं है। और ये तरीका अब देर आए दुरुस्त आए, ठीक है। 40-50 लाख महाजिरीन इस मुल्क में आए और जो कुर्बानियाँ पाकिस्तान के लोगों ने और खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने उनके लिए दिए हैं, वो खुद इसके शाहिद हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मतलब किसी को कोई पता नहीं हो। लोगों ने अपनी जायदादों में जगहें भी दी हैं और रोज़गार भी दिया है उनको, और अपना ब्रेड एंड बटर उनके साथ शरीक किया है, और होना भी चाहिए था। हमारे मुसलमान भाई हैं वो। लेकिन अगर मुल्क का एक सिस्टम, एक तरीका, अब वो कह रहे हैं कि जी इल्लीगल चाहे जिस मुल्क का भी हो उसको मुल्क छोड़ देना चाहिए, या वो फिर प्रॉपर रजिस्टर्ड हो, बाहर आ जाए, सामने आ जाए, वीज़ा ले ले, तो इसमें कोई कबाहत तो नहीं है। जाहिर है लोग वो नेगेटिव प्रोपेगेंडास वगैरह इसमें करेंगे, लेकिन इतने ह्यूज तादाद में देखिए, जब हम अपने इलाकों से निकल रहे थे 2009-10 में, बड़े वाक़ये हुए लोगों के साथ, मतलब कैंपों में रहे, तकलीफ में भी रहे, खाना भी नहीं मिला, लेकिन उसका हम ये तो नहीं कह सकते ना कि ये मुल्क हमारा खिलाफ था या ये नहीं चाह रहे थे। इतने मैसिव लोगों के जाने और आने में, जब ऑपरेशन हो रहे थे, इतने मैसिव मूवमेंट में लोगों के आने जाने में छोटे मोटे मसले हो जाते हैं। लेकिन देखना ये चाहिए कि गवर्नमेंट पॉजिटिव है, वो सपोर्टिव है। आप यकीन करें कि मेरा डिस्ट्रिक्ट लगता है तोरखम लड्डी कोतल, हमारा DC रात तक, हमें कोई काम हो, पूछना हो, तो रात तक वो बॉर्डर पे बैठा रहता है फैसिलिटेशन के लिए। तो ऐसी बात नहीं है जिस तरह प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं और जिस तरह एक नेगेटिव तासुर दिया जा रहा है कि पता नहीं शायद पाकिस्तान ज्यादती कर रहा है। ब्रिगेडियर राशिद वली साहब ने हमें ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर राशिद वली साहब, सेनेटर हमीदुल्लाह जान आफरीदी
बता रहे थे कि ये ऑन ग्राउंड ये मॉनिटर भी कर रहे हैं, इनके इलाके के डीसी जो हैं वो मतलब साई साई रात भी बॉर्डर पे वहां पे तोरखम पे मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद एक नेगेटिव जो है वो पता नहीं कहां से ये, इसकी वजह क्या हो सकती है कि क्यों इस तरह कर रहा है? एक पाकिस्तान है, उसके अपने कवानीन हैं और हम अपने तमाम जो अफगान बहन भाई हैं उनको वेलकम करते हैं। एक बड़ी तादाद में हमने उनको इतने अरसे से होस्ट किया हुआ है और अभी भी जिस तरह भी सेनेटर साहब ने कहा कि हमने अपना रोटी भी उनके साथ खाना भी शेयर किया। तो अब ये अगर एक पॉलिसी है 100 बिस्मिल्लाह वापस आए, लीगल डॉक्यूमेंट पे आए, वीजा लेकर आए, रजिस्टर करवाएं अपने आप को, लेकिन ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा आपको क्या वजह लगती है कि ये क्यों हो रहा है? देखें, ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा ये उसी मुज़ाहमत का हिस्सा है जो कि एक इल्लीगल जो एकोसिस्टम बना हुआ था क्राइम का, उसके ताने बाने बहुत से माफियाज के साथ मिलते थे और उसको विद इन द कंट्री ऑल्सो और आउटसाइड द कंट्री, इवन अफगान इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा खुश नहीं है इन चीज़ से। तो इसकी वजह से ये इस किस्म की लॉबीज अभी मुतहर्रक हुई हैं, मगर उनकी जितनी भी रीजनिंग है वो उसमें कोई लॉजिक नहीं है और हमें साफ नज़र आता है कि वो एक मोटिवेटेड सी कैंपेन है जिसमें कुछ वीडियोस बना रहे हैं, कुछ वो ह्यूमन राइट्स की बातें कर रहे हैं। बट अगर इसको लॉजिकली और बेस्ड अपॉन इंटरनेशनल लॉ देखा जाए तो दे डोंट हैव अ ग्राउंड टू स्टैंड ऑन। अभी हमें अफगान इंटरिम गवर्नमेंट ने बड़ा क्लियरली काफ़ी मरतबा जब उनसे सिफारती रवाबत होते थे, पाकिस्तान गवर्नमेंट उनको कहती थी कि अपने इलाके को उसमें दहशतगर्दी की जो भी पाकिस्तान में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है उसको रोका जाए, मगर वो हमें एक ही चीज बाबर कराते थे कि हमने अपने इलाके में पूरे अफगानिस्तान में अमन कायम कर लिया है, अब ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट जिम्मेदारी है। और अल्टीमेटली यही वजह थी कि ये डिसीजन लेना पड़ा केयर टेकर गवर्नमेंट को कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको वापस निकाला जाए। माजरत से मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर राशिद वली साहब, वंस अगेन हमीदुल्लाह जान आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अब तक के लिए इतना, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।